आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। दर्शक बिन को हमारी नमस्कार। बड़ा मायूस हुआ है जो 23 तारीख को पिछले मंगलवार को हमारी लोकसभा में हमारे देश का जो है बजट पेश किया गया है। हमारी इस सरकार एनडीए सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उस पर हम ऐसी टीवी में देखता था, लेकिन बहुत मायूस कर दिया ये बजट में। हम लोग बहुत कुछ सोचता था कि अच्छा बजट होगा देश के लिए, जनता जनार्दन के लिए अच्छा काम करेगा सरकार, वही एक उम्मीद था, लेकिन दिल को दुखा दिया इसमें। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो बजट है ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। वाकई हम देखा कि पहले से ये बात होता था, लेकिन हमको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब देखा बजट का जो सेशन चल रहा था, शुरुआत किया बिहार से, निर्मला सीतारमण जी जो शुरुआत किया वो बिहार से शुरुआत किया। बोले ये क्यों, इतना बड़ा देश है, शुरुआत होता बिहार का स्टेट से। बिहार में आप सोचिए 26,000 करोड़ ये उनको देंगे एक स्पेशल पैकेज बना के, जहाँ में विशेष राज्य का दर्जा देना था, क्योंकि सरकार बैसाखी में चलता है इसलिए बिहार से शुभारंभ किया। 26,000 करोड़ का एक पैकेज लेके उसको दे दिया, थमा दिया। और उसके और एक दूसरा जो है बैसाखी था वो था नायडू साहब आंध्रा का है, उन्होंने 15,000 करोड़ का और एक उनको स्पेशल पैकेज दे दिया। ये दोनों स्टेट लेके जो है ये पूरा बजट चला। आप सभी को मालूम है कि बिहार के साथ में, बिहार का जब विभाजन हुआ वो झारखंड था उसका साथ में। अगर आप इसको स्पेशल पैकेज देता है तो आपका ये दायित्व बनता है कि साथ साथ में जो और एक नया स्टेट को जो है जन्म दिया है वो झारखंड को भी मिलना चाहिए था। आप आंध्रा को जब देता है तब आपको तेलंगाना को भी आपको देना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं करके आप सीधा बिहार और आंध्रा। क्यों? क्योंकि दोनों बैसाखी में ये सरकार चल रहा है। आप इसके सबसे बड़ा स्टेट यूपी, जहाँ में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र नाथ मोदी जी उस स्टेट से आता है, जहाँ में राहुल गांधी जी वो स्टेट से आता है, जहाँ में हमारे अखिलेश जी वो स्टेट से आता है, वो स्टेट को क्या दिया आपने? उसके बाद महाराष्ट्र को क्या दिया आपने? अरे 29 से 29 सीट दिलाया जो एमपी मध्य प्रदेश, उसको क्या मिला? ऐसा करके खाली आपको बचने का साजिश करके आप इसी तरह बजट पेश किया। ये बहुत बड़ा दुखद है। आज हमारा ये कहना है कि ये बजट होना चाहिए था यूथ के लिए। हम लोग सोचा था कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमारा सरकार एम्प्लॉयमेंट देंगे, हमारा ये योजना में, ये बजट में हम लोग वही करके बैठा था। कम से कम पिछले समय में उन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था हर साल में, वो तो कुछ मिला ही नहीं है। 10 साल का अंदर 20 करोड़ देना चाहिए था, वो 20 करोड़ का जगह में 7 लाख केवल नौकरी दे पाया। और साथ ही साथ इसमें आज ये बजट में प्रावधान देगा कि उन्होंने अप्रेंटिस 1 करोड़ स्टूडेंट को देंगे, मतलब प्रशिक्षण देंगे। लेकिन आप प्रशिक्षण देंगे, महीना में जो है आप 5,000 रुपया भी देंगे, लेकिन देने के बाद
वो बच्चों का क्या होगा? आज तो कोई जॉब का बोलने से कोई उसमें वादा कितना परसेंटेज आप जॉब दोगे ये ट्रेनिंग के बाद, अब वो तो कोई जगह में जिक्र नहीं। फिर वही आपका जैसा आप सेना में किया उसी तरह आज यहाँ पे भी होगा। तो हमारे जॉब कहाँ है? हमारा एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा मेरा बच्चा? देश का बच्चा को तो हालत ही खराब है। अब 1 करोड़ क्यों है? आप 1 करोड़ में आ गए आपने, जबकि आप 2 करोड़ नौकरी देने का था वादा किया था। अब 1 करोड़ बच्चों को आप प्रशिक्षण देंगे लेकिन जॉब नहीं देंगे, ट्रेनिंग देके आप छोड़ देंगे। कोई जगह में आप जिक्र नहीं किया कि हम नौकरी देने वाले हैं। तो ये तो मायूसी है हमारे देश के लिए, हमारे लिए तो बहुत ही है। और कोई नौकरी वोकरी होने का नहीं है देश में। मैं इसका माध्यम से जानना चाहता हूँ कि कहाँ में मिलेगा हमारे बच्चे जो है नौकरी का कहाँ है साधन? ये तो मिलना बड़ा मुश्किल है। किसान को क्या किया? 1 करोड़ किसान को आप जो है प्राकृतिक फार्मर सर्टिफिकेट आप दोगे। आज आप ये उसमें चली गया कि आप बायो जहाँ में ये रहेगा आपको पेस्टिसाइड रहेगा, उससे वो करते करते 1 साल का 1 करोड़ का आप किसान को देंगे, बाकी किसान क्या करेगा? कैसा चलेगा देश? आज किसान को आप मिलने नहीं दे रहा है, किसान से आप बात नहीं कर रहा है। अब किसान को आप ऐसा एक धोखा में रखा कि 1 करोड़ को हम देंगे किसान, बाकी किसान क्या करेगा? तो ये बहुत बड़ा बोले से किसान का साथ में धोखाधड़ी हुआ है। साथ ही साथ आज आप कहिए अंडमान निकोबार में एमपी साहब से मैं ये निवेदन करता हूँ कि एमपी साहब आपने बहुत कुछ कहा था हमारे एमपी रहने का समय में, आज आप कराइए। आप मनरेगा जो पिछले समय में चला, आज अंडमान निकोबार में मनरेगा दिखाई नहीं देता है क्योंकि फंड उतना नहीं है। आप चंद फंड आप इंक्रीज किए, जबकि नरेगा में फंड एलोकेशन कम हुआ। जैसा उम्मीद था कि मनरेगा का फंड बहुत ज़्यादा होगा, एलोकेट ज़्यादा होगा, हमारे आम जनता जो है बहुत काम मिलेंगे, ऐसा नहीं मिला है। ऐसा नहीं होगा तो हमारे आज आप जाइए हमारे हडवे पंचायत में आप देखिए, जहाँ में कोई काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। एक मनरेगा होता था कि एक आम गरीब आदमी जो है थोड़ा सा काम मिल जाता था, लेकिन आज मनरेगा में फंड नहीं है, जिसका कारण में वहीं पे काम नहीं है। पूरा उसी तरह निकोबार में कोई काम नहीं है, लोग ऐसे ही बैठा है। ऐसा क्या खाएंगे? कहाँ से पैसा इसका रोजगार होगा? अगर ये मनरेगा माध्यम से अगर कुछ इन लोग का भी अगर कुछ फंड पहुँचता तो कम से कम थोड़ा कुछ काम करके इसका भी जीविका ये निभा सकता था। लेकिन आज अंडमान निकोबार के अंदर पंचायत के अंदर में कोई मनरेगा का फंड बहुत कम है। पिछले साल में तो बहुत कम था और अब क्या जाने मनरेगा का फंड आएगा नहीं आएगा। और जो यहाँ में अनाउंसमेंट किया है वो तो कुछ होने वाला नहीं है। और अब की बार हमारे बीजेपी डबल सरकार है इस अंडमान निकोबार में, यहाँ पे एमपी भी बीजेपी का है और सरकार भी बीजेपी है। तो हम भी देखते हैं कि भाई मनरेगा यहाँ पे कैसा, हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई मनरेगा अच्छा चले, लेकिन जैसा फंड एलोकेशन हुआ इसमें लगता नहीं है कि अंडमान निकोबार में हर पंचायत में हमारा मनरेगा चलेगा। साथ ही साथ हम ये कहने चाहता है कि सरकार, आपको सबको मालूम है कि आयुष्मान भारत, जहाँ में आम जनता के लिए मेडिकल फैसिलिटी के लिए, हमारे गरीब आदमी के लिए आयुष्मान भारत में हमारा 5 लाख का सुविधा सरकार को मिलता था। लेकिन पिछले 5 साल में हमने देखा जो भी पेशेंट हमारा माध्यम से जाता था 3 दिन 4 दिन के अंदर में मेनलैंड में जो है वो उसका जो आयुष्मान भारत का पैसा जो है वो खर्च हो जाता था। उसके बाद जो है वो पेशेंट को खुद पैसा देना पड़ता है। पेशेंट को अगर पैसा नहीं देगा उसको ट्रीटमेंट नहीं करेगा। तो हमारा ये अपेक्षा था कि आयुष्मान भारत में कम से कम 10 लाख का इसका रेंज रखेंगे, लेकिन आज हमने देखा ये बजट होने के बाद कि वहाँ पे भी कोई चेंजेस हुआ नहीं है। तो हमारे क्या होगा, आम गरीब आदमी का जो है, जो यहाँ से रेफरल पेशेंट होगा
उसका तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख का अभी ये 5 लाख में होता नहीं है, क्योंकि 10 लाख होने से फिर भी उसका ट्रीटमेंट होता था, लेकिन आधा अधूरा ट्रीटमेंट हमारा अंडमान वासी को करना होगा। ऐसा एक परिस्थिति आ चुका है। तो इसलिए हम ये जो बजट का पीछे अंडमान का कोई अच्छा नहीं है। सड़क बनेगा, पुल बनेगा, कहाँ से बनेगा? आज आप करिए, आज यहाँ पे वो जो ब्रिज है 12 टन का ब्रिज, आज 12 टन का ब्रिज बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फंड आप नहीं दोगे तो ये ब्रिज नहीं बनेगा। रास्ता जो अधूरा रास्ता आप करके गया है, जो 3500 करोड़ आपने ही दिया, आपने ही खर्च कर दिया, रास्ता नहीं बनाया, और वो रास्ता बनेगा? हमें तो लगता नहीं है कि रास्ता बनेगा कि नहीं, संदेह है, क्योंकि आप बोल नहीं सकता है कि कैसा क्या होगा। आज वो यहाँ पे आपका जो ये ब्रिज है पोर्ट ब्लेयर का, जो यहाँ पे आप लोगों ने इसका इनॉग्रेशन किया था कि भाई बम्बू फ्लड का ब्रिज तैयार हो जाए जल्दी से जल्दी। आज 5 साल, पिछले 5 साल भी देखा, उसमें भी फंड नहीं आया। और इस 5 साल में क्या होगा? जो बजट का परिस्थिति देखा है, इसमें तो खाली आपका आंध्रा और बिहार लेके आप चिंतित हैं, क्योंकि आप बैसाखी में चल रहा है, और इस तरह करके मोदी जी देश को बहुत बड़ा धोखा कर दिया। इसलिए हमारा यही कहना है, हम इस बजट को जो है कंडेम करता है कि इस तरह बजट मत बनाइए, ताकि मोदी जी से मेरा यही कहना है कि अगर इतना ही अगर पूरा हिंदुस्तान को नुकसान करके आपको सीट में बने रहना है, ये रहना सब बेकार है। आज रहोगे, तकलीफ से काल रहोगे, परसों दिन आपको जाना ही पड़ेगा, ये तय है। ये आप सोच के रखिए, ये जनता का श्राप आपको ज़रूर लगेगा, और ये जो सोच है ये आप कभी भी आपका कामयाब नहीं होगा। नमस्कार, आज हम आम बजट पर यहाँ पर बात करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बजट है, ये जो बजट पेश किया गया है 2024 का, ये सिर्फ एक दिखावा और कुर्सी बचाओ बजट, जैसा हमारे राहुल जी ने कहा, ये सिर्फ एक कुर्सी बचाओ बजट, ये आम साफ दिखाई दे रहा है। ये जो बजट जो बनाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि कैसा सौतेला व्यवहार किया गया है, क्योंकि सिर्फ 2 राज्यों को, बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देकर उन्होंने ये साबित किया है कि सब लोग मेरे लिए सौतेले हैं। तो ये साफ दिखाई देता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, इसमें आम जनता का कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है। खासकर मैं महिलाओं के विषय में कहना चाहूँगी, महिलाओं के जो सोना चांदी के जो भाव कम कर दिए गए, लेकिन आम जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें कोई दाम कम नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, मुझे लग रहा है। तो खासकर युवाओं के लिए और उसमें कोई प्रावधान नहीं है। युवाओं, हमारे आज युवा जो है, युवा पीढ़ी जो है, हमारे देश का जो है भविष्य है, उनके लिए इस जो बजट में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि उनका भविष्य कैसा होगा और उनका नौकरी की क्या व्यवस्था है, उनके नौकरी के लिए उन्होंने कितना फंड एलोकेट किया है। तो मैं खास यही कहना चाहूँगी। दूसरी बात मैं किसानों के विषय में कहना चाहूँगी। किसानों ने आकर हमारे राहुल जी से मुलाकात किया, उनको विशेष पैकेज चाहिए था, लेकिन इसमें किसानों को भी अनदेखा किया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बजट है सिर्फ दिखावे का बजट है, इसमें कोई खास प्रावधान नहीं है। इसमें आम जनता को तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें कुछ आदमी को राहत मिले। डेली बेसिस का जो चीज़ होता है, जैसे दूध है, चीनी है, चावल है, इसमें तो महंगाई दूसरी तरफ एक तरफ बढ़ रहा है। तो महंगाई की वजह से उनको चाहिए था, हमारी मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को चाहिए था कि महिलाओं के विषय में सोचे और आम जनता के विषय में सोचे कि आम जनता आज किस परेशानी के दौर से गुजर रही है, क्योंकि ऐसे ही इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो उनको ये कदम उठाना चाहिए था, उनको ये सोचना चाहिए था कि आज इतनी महंगाई की परिस्थिति में लोग जी रहे हैं तो उनको कुछ राहत दिया जाए, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बजट में सिर्फ एक
कुर्सी बचाओ बजट मैं कहना चाहूँगी सिर्फ एक तबका को मदद करने का जो कोशिश है वो साफ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ और कोई फ़ायदा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे हेल्थ स्वास्थ्य के विषय में हो, चाहे एजुकेशन के विषय में हो, सब विषय में इन लोगों ने नकार दिया है। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, सिर्फ ये बजट एक दिखावा और एक छलावा वाला बजट है। इसमें हम माननीय सांसद महोदय से भी मैं कहना चाहूँगी कि अंडमान के विषय में कि आप बहुत पहले बहुत बात करते थे कि कहते थे जब हमारे सांसद यहाँ पर थे तो बोलते थे कि इसमें कुछ नहीं है, राहत नहीं मिला और ऐसा काम नहीं रहा। तो आप आज कुर्सी में है, सत्ता में है, तो आप जाके हमारे अंडमान के लिए विशेष पैकेज लाइए, जाके अंडमान के लोगों को सड़क, अस्पताल और एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो मिल सके। मैं इतना ही कहकर मैं फिर एक बार इस बजट का मैं खंडन करना चाहूँगी और यही मतलब अपील करना चाहूँगी कि आप अंडमान के विषय में जनता की जो राय है उसको समझे, जनता की तकलीफ है उसको समझे, जनता की दर्द है उसको समझे। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जब बजट आता है तो एक आम लोगों को ये आइडिया अनुमान लगता है कि आने वाले 1 साल में देश किस डायरेक्शन में काम करने वाला है, कौन सा मिनिस्ट्री में, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना फंड एलोकेट होता है। तो उस हिसाब से हम लोग एक आइडिया लगाते हैं कि देश किस तरीके से सरकार जो है काम करने वाला है। तो मैं कोई ऐसा विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे जितना समझ में आ रहा है कि ये बजट में गरीब स्तर के लोगों को कुछ स्कीमें उनको ऑन पेपर दिया गया है, लेकिन ये कितना ऑन ग्राउंड रियलिटी में कितना इम्प्लीमेंट होगा ये आने वाला वक्त ही आपको बताने वाला है। जैसा खासकर फोकस किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम्स पर, लेकिन पिछले बार भी ये PMAY स्कीम्स आया था, लेकिन कितने लोगों को उसमें घर मिला। इस बार भी पिछले बार के जैसा ही मुझे जितना लगता है ये केवल ऑन पेपर तक ही सीमित रहने वाला है। अमीरों के लिए आप देखो, उनको स्पेशल प्रावधान दिया गया है कि आपको सब्सिडी में लोन मिलेगा, आपको इंटरेस्ट कम रेट में लोन मिलने वाला है, आप लोग स्टार्टअप कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अमीरों के लिए बहुत सारा स्कीम्स इन्होंने लॉन्च किया है, सिर्फ अपने इंडस्ट्रिस्ट दोस्त लोगों को फेवर करने के लिए, क्योंकि सारा पैसा आप जानते हो कि भारत में चाहे किसी भी जगह में किसी तरह छोटा से लेके बड़ा स्टार्टअप तक हर चीज में पैसा किस जगह से लगता है, कौन सा परिवार लगाता है, ये आप जानते हो। ये उनको बेनिफिट देने के लिए ये सब्सिडी वाले स्कीम्स और इंटरेस्ट फ्री लोन्स का प्रावधान रखा गया है। और फाइनली आते हैं, आपको जैसा पता होगा कि आज भारत देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो मिडिल क्लास लोगों का है। मिडिल क्लास, जैसे आपके जैसे और मेरे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको बहुत आशा रहता है कि हाँ बजट आएगा, हमारे लिए कुछ होने वाला है। लेकिन मैं आपको बड़ा दुख के साथ ये बताना चाहूँगा कि मिडिल क्लास को एज यूजुअल पिछले 10 साल से जो कुछ नहीं मिला, इस बार भी मिडिल क्लास के लोगों को कुछ नहीं मिला है। उनको बस निराशा हाथ लगा है। मिडिल क्लास इंसान थोड़ा पैसा कमाता है और थोड़ा पैसा कमाने के बाद सोचता है कि मैं मैक्सिमम पैसा जो बचा लूँ। सबसे पहले तो उसको सैलरी जब आता है वो उस सैलरी में पहले इनकम टैक्स पे करता है, उसके बाद भी इतना सारा महंगाई, हर चीज़ आप कुछ भी खान पान का सामान लो, आप शॉपिंग करने जाओ, हर चीज़ में GST। अब तो नया GST लग गया, पहले तो पिछले साल दूध और दही में GST लगा था। आप जान के बड़ा हैरान हो जाओगे, इस बार बार शॉप के ऊपर में भी GST लगा दिया गया है। मतलब सेविंग्स करने का आपका खर्चा एक तो ज़्यादा हो गया, बचेगा कुछ नहीं। और उसके बाद भी अगर एक मिडिल क्लास इंसान सोचता है कि मैं थोड़ा पैसा बचा लूं, जब वो सेविंग्स करता है, एक फिक्स डिपॉजिट करता होगा, एक कोई जाके इंश्योरेंस खरीदता होगा, कुछ लोग जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन उसमें भी जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट के ऊपर में भी टैक्स लगा दिया गया है। ये बजट, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बजट एक मिडिल क्लास लोग को ऊपर लेके जाने के लिए है कि उनको और नीचे गिराने के लिए है। अब जाहिर सा बात है कि मिडिल क्लास को एज यूजुअल कुछ मिला नहीं। और आपको पता होगा कि भारत में सबसे बड़ा एक स्तर है जिसको हम किसान बोलते हैं। जब बजट आता है तो हम लोग भी बड़ा उम्मीद के साथ सुनने को तैयार बैठे थे कि किसान के लिए कुछ एक अच्छा गुड न्यूज़ आएगा, इस बजट में कुछ नया चीज़ सुनने को मिलेगा। लेकिन एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में फंड्स को एलोकेट किया है, लेकिन उसमें फंड एलोकेट किस चीज़ में किया है? फार्मिंग के, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किया है, फर्टिलाइजर और केमिकल्स का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया है। और ये जो मैं आपको बताऊंगा, क्या कोई आम इंसान कोई कभी फैक्ट्री लगा सकता है?
क्या कोई आम इंसान कोई फर्टिलाइजर का कंपनी खोल सकता है? क्या कोई आम इंसान जाके किसानों को फार्मिंग सिखा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये किनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? वही अपने प्राइवेट कंपनी मित्रों को ही ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, टेंडर देने वाले। ये इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में किसान के कंधों पे रख के उनको प्रॉफिट देने का काम हुआ है। और किसान सबसे ज्यादा आस लगा के बैठे थे कि भाई हमको एमएसपी पे कुछ सुनने को मिलेगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसपी के ऊपर में एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। देखिए, नेचुरल फार्मिंग से आप अपना उत्पादन तो बढ़ा लोगे, लेकिन उसको बेचोगे कहाँ? जब आपको अपना उत्पादन का एक सही दाम नहीं मिलेगा, एक एमएसपी नहीं मिलने वाला है, तो वो उत्पादन, वो प्रोडक्शन करके वो फार्मर क्या करेगा? उसके ये सब चीजों से बेहतर ये था कि आप एमएसपी में 2 शब्द ही बोल देते, कम से कम दिल को दिलासा तो मिल जाता कि हाँ भाई, सरकार एमएसपी के बारे में सोचने को तैयार है। और एक और मुद्दा है, क्योंकि मैं यूथ हूं, मैं यूथ के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित रहता हूं। आपको पता होगा कि अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम को लेके बहुत बड़ा एक स्ट्राइक और बहुत बड़ा एक ऑपोजिशन के थ्रू जो है, और देश के भी जितने भी आप अग्निवीर और या तो जो भी एस्पायरिंग आर्मी कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास आप जाओगे तो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है। तो अग्निवीर स्कीम के ऊपर में भी हम कुछ फाइनेंस मिनिस्टर से सुनना चाहते थे कि आप डिफेंस का फंड जो आपने अग्निवीर स्कीम क्यों लाया? ये तो हम सब जानते ही हैं कि डिफेंस का जो बजट जो था वो कम हो चुका था, जिसके वजह से परमानेंट कमीशन को हटा के इन्होंने 4 साल का नौकरी देना शुरू कर दिया। तो ये सारा चीज हम एक बड़े उम्मीद के साथ में बैठे थे कि अग्निवीर के बारे में भी कुछ सुनने को मिलेगा, उसके बारे में भी कुछ सुनने को मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हम जानते हैं कि ये जो बजट आया, ये गठबंधन सरकार को बचाने के लिए कुर्सी बचाओ बजट, जो जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में 40 एमपी है, आंध्र प्रदेश में 25 एमपी सीट है, लेकिन अंडमान निकोबार में केवल मात्र एक एमपी सीट है। अब उनको, हम सबको पता है कि ये जो सरकार है, जो एनडीए गठबंधन हुआ है, ये केवल बिहार और आंध्रा के जो एमपी सांसद लोकसभा सीट्स है उनके बदौलत ही इन्होंने सरकार बनाया है, और उनको खुश रखने के लिए बाकी सारे राज्यों को इग्नोर कर दिया गया। देखिए, हमें कोई बिहार या आंध्रा के स्टेट को स्पेशल पैकेज मिला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें उनको नहीं देना चाहिए, तो उनको दीजिए, लेकिन अंडमान को इतना इग्नोर मत कीजिए। आपने देखा होगा, आपके माध्यम से भी हमारे जो नए सांसद जी विष्णुपद राय जी ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिया कि पिछले सांसद जी जो थे उनको फंड्स लेके आना नहीं आता है, उनको सेंटर से कैसा बार्गेनिंग करना होता है अपने स्टेट के लिए, वो उनको नहीं आता है। लेकिन और उन्होंने ये सारा भी स्टेटमेंट्स दिया है कि मैंने सारे मिनिस्टर से बात कर लिया, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात कर लिया, इस बार हमारा जो बजट बढ़ने वाला है। लेकिन बड़ा शॉकिंग है मुझे ये जानकर कि पिछले साल से भी, आपको पता होगा कि पिछले साल 5987 करोड़ आया था, और इस बार अंडमान को केवल 598.5 चिल्लर कुछ करोड़ दिया गया। पिछले साल से भी लगभग 1,30,00,000 कम मिला है। तो विष्णुपद राय जी 4 बार के सांसद है, उनको हमारे अंडमान के लोगों ने भारी बहुमत से जिताया, 24,000 के मार्जिन से जिताया। लेकिन सेंटर में क्या है, बीजेपी एनडीए सरकार के सामने क्या है, वो 40 एमपी और 25 एमपी जिस जगह पे रहेगा, और जिस जगह से केवल 1 एमपी आएगा, उनका कोई इज्जत नहीं है। अपने ही सरकार का उन्होंने क्या बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडमान को गोद लिया है, तो अब क्या हो गया? ये बजट देखने के बाद तो ये लग रहा है गोद नहीं लिया, जबकि अंडमान को अनाथ कर दिया है, एकदम डायरेक्टली इग्नोर, पिछले बार से भी कम पैसा। और आपको बताऊंगा कि अंडमान में जो ये प्रॉब्लम यही है कि कोई डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब तक हमारे यहाँ पे एक स्टेट असेंबली, यहाँ तो एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जब तक सरकार के पास नहीं जाने वाला है, तब तक कोई सुनने वाला है नहीं। बस इसी के साथ से कहने के लिए बहुत सारी बातें, ठीक है, मुझे लगता है सबने कवर कर लिया। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे आए, मतलब हर चीज़ का कैरिंग है। इवन जो भी रिस्पांस पूछते हैं, फ़ोन में फ़ोन कॉल करते हैं तो बराबर प्रॉम्प्ट रिप्लाई आता है, और बराबर ज़रा सा टेस्ट का रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप में आ जाता है, डिले नहीं है। और हमारा ऑपरेशन का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। कैरिंग ये सब स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेके सब कुछ अच्छे